हेलो, आवाज आ रहा है क्या? यस सर। ओके। हाँ, लास्ट क्लास में हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन पढ़ रहे थे, राइट? लास्ट क्लास में किसी एग्जांपल्स में किसी को कुछ पूछना है तो बताओ, बेसिक स्ट्रेंथ के कंपैरिजंस में। बोलो बोलो जल्दी से। हेलो, कुछ पूछना है किसी को लास्ट क्लास के एग्जांपल्स में? जल्दी बोलो। शुभम? नहीं सर। नहीं। आयुष? नो सर। नहीं पूछना है? चलो ठीक है। ये हिमांशु, तुमको कुछ पूछना है? नो सर। नहीं पूछना है। तो बेसिक स्ट्रेंथ में बेसिकली हम लोग देखते हैं, जैसे कोई भी हमारा जो एटम होगा, जो लोन पेयर जिसके पास होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसके पास ज्यादा होगा, तो वो क्या करेगा? बेसिक स्ट्रेंथ में बेसिकली हम लोग उस एटम को ढूंढते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर सबसे मैक्सिमम है, जो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को, बेसिक एटम बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है अपना, है ना? तो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है इजिली। तो उसके लिए हम लोग देखे थे कि सबसे पहले हम लोग एटम्स के बीच में अगर कंपैरिजन करना है, तो एटम्स के बीच में हम लोग देखे थे कि बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है ना? अगर सेम ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे, सेम ग्रुप के अगर एटम्स होंगे, तो उसमें हम साइज के बेसिस पे देखते हैं, और सेम पीरियड के अगर एटम्स होंगे तो उसमें किसके बेसिस पे देखते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे। समझ रहे हो बात? और अगर एटम्स सेम रहेंगे, ठीक है, एटम्स डिफरेंट है तो उसके बेसिस पे कंपेयर करेंगे। एटम्स अगर सेम रहेंगे तो फिर हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं हम लोग, और हाइब्रिडाइजेशन भी अगर सेम रहेगा तो फिर हम लोग बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स देख के कंसिडर करते हैं, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, मेसोमेरिक इफेक्ट हो गया। तो ये सारे एग्जांपल्स हम लोग लास्ट क्लास में किए थे, जिससे कि बेसिक स्ट्रेंथ हम लोग कंपेयर कर रहे थे। अब देखो यहाँ पे एक चीज होता है कि नाइट्रोजन एटम का जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है ना, जैसे हम लोग मोस्टली सारे एग्जांपल्स में देखे थे, नाइट्रोजन एटम इन्वॉल्व था बेसिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन में। तो नाइट्रोजन एटम का जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है? और भी कुछ कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोजन को अफेक्ट करता है, तो वो चीज हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम कि द बेसिक स्ट्रेंथ, स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? नो सर, विजिबल। अच्छा एक सेकंड। अभी दिख रहा है? यस सर। चलो, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं द बेसिक, लिखते जाना इसको भी, द बेसिक स्ट्रेंथ of nitrogen not only depends on the electron density, ठीक है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे तो डिपेंड करता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, कुछ कुछ अदर फैक्टर्स भी होते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? बट ऑल्सो ऑन स्टेरिक फैक्टर, एक स्टेरिक फैक्टर होता है, एंड सॉल्वेशन इफेक्ट, ठीक है? एंड सॉल्वेशन इफेक्ट। ये सॉल्वेशन इफेक्ट हम लोग कब कंसिडर करेंगे? इन केस ऑफ पोलर सॉल्वेंट में, ठीक है? इन केस ऑफ कंपेयरिंग बेसिक स्ट्रेंथ
इन पोलर सॉल्वेंट्स। ठीक है, तो पोलर सॉल्वेंट्स के केस में एक एक्स्ट्रा इफेक्ट आ जाता है, सॉल्वेशन इफेक्ट। नहीं तो हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और स्टेरिक फैक्टर से कंसिडर करेंगे, लेकिन अगर पोलर सॉल्वेंट में कंपेयर करना है तो सॉल्वेशन इफेक्ट आ जाता है। तो सॉल्वेशन इफेक्ट क्या करता है, हम लोग सॉल्वेशन इफेक्ट के बारे में लिख सकते हैं कि हाइयर द सॉल्वेशन इफेक्ट, हाइयर द सॉल्वेशन इफेक्ट, ठीक है, हाइयर विल बी द higher will be the basic strength or higher will be the tendency to get protonated। ठीक है, प्रोटोनेटेड का मतलब क्या हुआ कि जितना ज्यादा उसका सॉल्वेशन इफेक्ट होगा उतना ज्यादा उसका बेसिक स्ट्रेंथ होगा, और वो प्रोटोन को एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी उसका उतना ज्यादा हाई होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्वेशन इफेक्ट बोलते हैं। तो सॉल्वेशन इफेक्ट बेसिकली कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे कि साइज ऑफ द आयन से होता है, कि जितना बड़ा साइज होगा आयन का उतना कम होगा उसका सॉल्वेशन। ठीक है, जितना बड़ा साइज का आयन है उसका सॉल्वेशन उतना कम होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे एक और फैक्टर होता है, सॉल्वेशन इफेक्ट कैसे हम लोग डिटरमाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ग्रेटर द साइज ऑफ आयन, greater the size of ion, the lesser will be the solvation। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखना lesser will be the solvation, और एक और चीज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, and less stabilized is the ion, less stabilized is the ion। ठीक है, तो अब देखना यहाँ पे दोनों इफेक्ट्स हम लोग कंसिडर करके लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू। अगर सॉल्वेशन इफेक्ट देखें तो सॉल्वेशन इफेक्ट के बेसिस पे क्या बोला गया है कि सॉल्वेशन इफेक्ट जो होता है वो साइज पे डिपेंड करता है। ठीक है, साइज जितना बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा तो उसका सॉल्वेशन जो होगा उतना कम होगा, सॉल्वेशन इफेक्ट उसका उतना कम होगा, और सॉल्वेशन इफेक्ट जितना कम होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतना कम हो जाएगा। तो बेसिसिटी अगर हम लोग बात करें इन टर्म्स ऑफ अमीन्स के केस का, बेसिसिटी अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अमीन्स तीन टाइप का तुम लोग को बताए हैं। एक होता है प्राइमरी अमीन, RNH2 इस तरह का है ना, ठीक है, अमाइंस इसको बोलते हैं हम लोग। तो इसमें बताया है ना तुम लोगों को, प्राइमरी 1 डिग्री अमीन होता है, 2 डिग्री अमीन होता है और 3 डिग्री अमीन होता है। पढ़े हो तुम लोग सब लोग? ये RNH2 है, मतलब ये प्राइमरी अमीन हो गया। ठीक है, RNH2 हो गया प्राइमरी। सेकेंडरी का एग्जाम्पल बता सकते हो कोई? RNH2 इस तरह है तो ये हो गया 1 डिग्री अमीन। सेकेंडरी का एग्जाम्पल बताओ किस तरह से रहेगा? R1N और एक H की जगह, एक H तो रहेगा ही, एक H की जगह आ गया दूसरा अल्काइल ग्रुप, तो ये सेकेंडरी अमीन हो गया। और टर्शियरी अमीन कैसे बोलेंगे हम लोग? नाइट्रोजन के अराउंड तीनों जो है वो अल्काइल ग्रुप ही आ गया, R2 और R3। ये सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, वो मैटर नहीं कर रहा है। यहाँ पे इस तरह से हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन बोल रहे हैं। तो यहाँ जो ये जो हम ऑर्डर लिख रहे हैं बेसिसिटी का, ये बेसिकली इन अमीन्स के केस में ही लिख रहे हैं हम। तो सॉल्वेशन इफेक्ट के बेसिस पे अगर हम लोग बात करें तो सॉल्वेशन इफेक्ट जो है साइज पे डिपेंड करता है। साइज जितना बड़ा होगा अमाइंस का, सॉल्वेशन इफेक्ट उतना कम होगा, और सॉल्वेशन इफेक्ट जितना कम होगा बेसिक स्ट्रेंथ उसका उतना कम होगा। तो बताओ, तो इन तीनों अमाइंस में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में सबसे बड़ा साइज किसका होगा? साइज किसका बड़ा है, प्राइमरी का, सेकेंडरी का या टर्शियरी का? टर्शियरी। टर्शियरी का बड़ा है। तो सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ किसका होना चाहिए? सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ किसका होना चाहिए, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी का होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सॉल्वेशन इफेक्ट। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, तो सॉल्वेशन इफेक्ट के बेसिस पे अगर हम लोग बात करें तो 1 डिग्री अमाइन जो है इसका बेसिसिटी ज्यादा होना चाहिए क्योंकि इसका साइज सबसे छोटा है। फिर 2 डिग्री अमाइन और सबसे लिस्ट होना चाहिए 3 डिग्री अमाइन। ठीक है, अब एक और फैक्टर होता है, जैसे कि अकॉर्डिंग टू हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ आर।
क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट देखेंगे तो अगर एक अल्काइल ग्रुप है तो प्राइमरी अमीन में एक अल्काइल ग्रुप का प्लस आई लग रहा है, सेकेंडरी अमीन में दो अल्काइल ग्रुप प्लस आई लगाएगा इधर से, और टर्शियरी अमीन में देखोगे तीन तीन प्लस आई। ये इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से अगर कंपेयर करें हम लोग, तो अकॉर्डिंग टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ आर अगर हम लोग बात करें तो प्लस आई इफेक्ट की बेसिस पे सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसका होना चाहिए बताओ, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी, किसका होना चाहिए? नाइट्रोजन के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस केस में सबसे ज्यादा रहेगा? टर्सरी। टर्शियरी में। तो अकॉर्डिंग टू प्लस आई इफेक्ट अगर हम लोग बात करें तो टर्शियरी अमीन का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए सेकेंडरी से, और सबसे लिस्ट होना चाहिए प्राइमरी से, प्राइमरी का। तो यहाँ से देखो दोनों में ऑर्डर डिफरेंट आ रहा है। सॉल्वेशन, सिर्फ अगर सॉल्वेशन इफेक्ट से हम लोग देखें तो बेसिसिटी का ये ऑर्डर आ रहा है, लेकिन सिर्फ अगर इंडक्टिव इफेक्ट से देखें तो बेसिसिटी का ऑर्डर बिल्कुल उल्टा आ रहा है। अब दोनों पे ये डिपेंड करेगा, दोनों का कलेक्टिव, हम लोग कलेक्टिवली दोनों पे वो डिपेंड करता है। सिर्फ एक्सक्लूसिवली हम लोग नहीं बोल सकते कि सिर्फ सॉल्वेशन इफेक्ट से डिसाइड होगा या सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट से डिसाइड होगा, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट लगता है। तो इसलिए जब एक्चुअल रिजल्ट में, जब एक्चुअली ये देखा गया डेटा, तो इसमें बोथ रिजल्ट्स जो है, दोनों में से कोई भी रिजल्ट जो है एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा था। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि बोथ रिजल्ट्स डू नॉट मैच इन केस ऑफ एक्वस फेज। मतलब एक्वस फेज में जब बेसिसिटी कंपेयर किया जाता है तो उसमें से इन दोनों रिजल्ट्स में कोई भी रिजल्ट करेक्ट नहीं होता है। तो उसमें करेक्शन क्या है, ठीक है, तो उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एक टर्म आ रहा है स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक फैक्टर भी इन्वॉल्व हो रहा है ना, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं स्टेरिक फैक्टर क्या होता है। तो स्टेरिक फैक्टर क्या होता है ये देखना, फिर एक्चुअल हम लोग जो एक्चुअल ऑर्डर होना चाहिए वो हम लोग देखेंगे। तो स्टेरिक फैक्टर का मतलब क्या हुआ, हम लोग बोल सकते हैं कि व्हेन अल्काइल ग्रुप इज स्मॉल, ठीक है, सच एस CH3, मतलब मिथाइल अगर है, तो उसमें हम लोग कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस की बात नहीं करेंगे या स्टेरिक रिपल्सन की बात नहीं करेंगे। देयर इज नो स्टेरिक रिपल्सन, स्टेरिक हिंड्रेंस या फिर रिपल्सन कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। टू हाइड्रोजन एटम, मतलब H का जो हाइड्रोजन एटम नाइट्रोजन से अट्रैक्ट होगा, ठीक है, तो H जो बॉन्ड बनाएगा उसके, अगर अल्काइल ग्रुप्स हैं, अल्काइल ग्रुप्स में अगर मिथाइल प्रेजेंट है तो मिथाइल के केस में हम लोग कोई भी स्टेरिक रिपल्सन कंसिडर नहीं करेंगे। बट, या फिर यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, इफ R इज, जो R अटैच्ड है नाइट्रोजन के अराउंड जो R प्रेजेंट है, इफ R इज बिगर देन CH3, CH3 से अगर कोई बड़ा अल्काइल ग्रुप अगर जोड़ दें हम लोग, R इज बिगर देन CH3, then the steric factor comes into account। समझ में आया? तो अगर सिर्फ मिथाइल ग्रुप अटैच है, मतलब नाइट्रोजन के अराउंड सिर्फ अगर मिथाइल ग्रुप होगा, तो मिथाइल ग्रुप के केस में हम लोग कोई भी स्टेरिक रिपल्सन की बात नहीं करते हैं, क्योंकि मिथाइल ग्रुप का साइज छोटा है। उसके अलावा उससे बड़ा अगर कोई अल्काइल ग्रुप अटैच्ड हो, ठीक है, तो फिर हम लोग स्टेरिक रिपल्सन की बात करेंगे। तो जब हम लोग एक्वस मीडियम में, जब हम लोग एक्वस मीडियम में बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं तो ये तीनों का कंबाइंड इफेक्ट लगता है। कौन कौन सा कंबाइंड इफेक्ट? प्लस आई, साथ साथ सॉल्वेशन इफेक्ट और स्टेरिक हिंड्रेंस, ये तीनों जो है कंबाइंडली एसिडिक, सॉरी, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर डिसाइड करता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एक पॉइंट कि सो द कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, यहाँ पे लिख लो नोट करके, सो द कॉम्बिनेशन ऑफ प्लस आई इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट एंड स्टेरिक हिंड्रेंस
of alkyl groups decide the basic strength of alkyl amines, basic strength of alkyl amines in aqueous phase। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि जब हम लोग एक्वस फेज में बेसिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन कर रहे हैं तो उस केस में हम लोग इन तीनों का कंबाइंड इफेक्ट कंसिडर करेंगे, प्लस आई इफेक्ट का कंबाइंड इफेक्ट और सॉल्वेशन इफेक्ट और स्टेरिक हिंड्रेंस, इन तीनों का कंबाइंड इफेक्ट जो भी होगा वो डिसाइड करेगा कि बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे नोट करके हम ऑर्डर लिखा दे रहे हैं। ठीक है, एक्सक्लूसिवली जब हम लोग देख चुके हैं, जब सिर्फ सॉल्वेशन इफेक्ट लगाओगे तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होना चाहिए, लेकिन सिर्फ जब प्लस आई इफेक्ट कंसिडर कर रहे हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होना चाहिए। लेकिन जब सारे इफेक्ट्स कंबाइंड लगेंगे तो फिर बेसिक स्ट्रेंथ का एक्चुअल जो ऑर्डर आया था ये कुछ इस तरह का आया था। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इन एक्वस फेज, एक्वस फेज में देखो क्या है, आर, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप लिख दे रहे हैं आर, और यहाँ पे लिख रहे हैं ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो अगर आर के जगह पे मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, CH3, तो इस केस में ऑर्डर ये आता है, जब तीनों इफेक्ट को जब हम लोग कंबाइन करते हैं तो इस केस में देखो सेकेंडरी अमीन का सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होता है, फिर प्राइमरी अमीन, फिर टर्शियरी अमीन, और सबसे लिस्ट होता है NH3 का। ठीक है, जब सारे इफेक्ट्स को हम लोग कंबाइन कर लिए, अब आर की जगह पे अगर हम लोग यहाँ पे पुट कर रहे हैं C2H5, इथाइल ग्रुप अगर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो इथाइल ग्रुप के केस में ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ये होता है सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, प्राइमरी और NH3, सबसे लीस्ट NH3 का। ठीक है, तो ये ऑर्डर तुम लोग को ध्यान रखना है, नोट करके ये चीज ध्यान रखना है कि जब मिथाइल ग्रुप सिर्फ है तो एक्वस फेज में ये ऑर्डर है, एक्वस फेज में हम लोग ये ऑर्डर कंपेयर कर रहे हैं, तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी ग्रेटर देन टर्शियरी, फिर सबसे लिस्ट NH3 का होगा। ठीक है, एक दो चीज और लिखा देते हैं इसमें, अगर आर की जगह पे इस टाइप का देखना, अगर इस टाइप का अल्काइल ग्रुप होगा CH, एक कार्बन है और यहाँ पे दो दो मिथाइल है Me और इसके साथ Me, तो इस केस में ऑर्डर देखना, ये प्राइमरी सबसे ज्यादा होता है, फिर NH3, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे बहुत ज्यादा आने लगेगा, दो दो मिथाइल ग्रुप है यहाँ पे प्रेजेंट। ठीक है, कार्बन के साथ साथ दो दो मिथाइल ग्रुप, इसके साथ NH, तो स्टेरिक रिपल्सन यहाँ पे डोमिनेट करने लगता है। ठीक है, तो जब सबका कंबाइंड इफेक्ट हम लोग लगाएंगे तो प्राइमरी का सबसे ज्यादा, फिर NH3, इसके बाद सेकेंडरी और सबसे लिस्ट टर्शियरी। अब देखना यहाँ पे अगर हम लोग एक और ग्रुप इस टाइप का लगा दें, कार्बन के साथ तीन तीन Me, ठीक है, तीन तीन मिथाइल ग्रुप अगर लगा दें हम लोग इस तरीके से, मिथाइल ग्रुप, और चलो इसको ऊपर कर, ठीक है, एक मिथाइल, ये इस तरीके का ग्रुप अगर लगा दें, तो ये ग्रुप अगर लगाओगे तो यहाँ पे देखना इसका ऑर्डर और भी चेंज हो जाता है। इस केस में NH3 सबसे पहले आ जाता है, इसके बाद प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और सबसे लिस्ट टर्शियरी। ठीक है, तो ये ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, मिथाइल ग्रुप का और इथाइल ग्रुप। ठीक है, अल्काइल अमीन्स का ये ऑर्डर हम लिखा रहे हैं। तो एक्वस फेज में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर नहीं देखना रहता है, तीन तीन फैक्टर आ जाते हैं वहां पर, स्टेरिक फैक्टर आ जाता है, प्लस आई इफेक्ट वाला फैक्टर तो रहता ही है, और साथ साथ उसके सॉल्वेशन इफेक्ट भी हम लोग कंसिडर करते हैं।
ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है ना तुम लोगों को? यस सर। ठीक है, सॉल्वेशन इफेक्ट समझ रहे हो तुम लोग? सॉल्वेशन इफेक्ट मतलब जब उसको हम लोग सॉल्वेंट में डाल रहे हैं, एक्वस मीडियम में तो वाटर में डाल रहे हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, उसको चारों तरफ से सराउंड करेगा। तो सराउंड करने का मतलब क्या हुआ कि जितना छोटा साइज होगा उसको उतना ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर सकता है, और जितना बड़ा साइज होगा उसका उतना कम वाटर मॉलिक्यूल उसको सराउंड करेगा। तो वही चीज है, जितना ज्यादा से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेगा तो सॉल्वेशन इफेक्ट क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। तो इसलिए यहाँ पे वो चीज लिखाया भी गया है तुम लोगों को कि ग्रेटर द साइज ऑफ आयन लेसर विल बी द सॉल्वेशन एंड लेस स्टेबलाइज्ड इज द आयन। लेकिन जितना साइज छोटा होगा सॉल्वेशन इफेक्ट उतना ज्यादा होगा, और सॉल्वेशन इफेक्ट ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ कि बेसिक स्ट्रेंथ उसका ज्यादा होगा। ठीक है, हायर विल बी द बेसिक स्ट्रेंथ। तो इस तरीके से है। तो जैसे मान लो अगर 1 डिग्री अमीन को हम लोग डाल दिए, 1 डिग्री अमीन का अगर बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से है, अगर एग्जाम्पल बता दे रहे हैं कैसे वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेगा। तो एक्वस मीडियम में हम देख रहे हैं, तो 1 डिग्री अमीन को हम लोग कैसे पुट करेंगे, R है, इसके साथ NH2 है, 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, अब ये इसका हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर रहे हैं, तो बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे इसको क्या मिल रहा होगा, कहीं से प्रोटॉन मिल रहा होगा, यहाँ पे H+ को ये एक्सेप्ट कर रहा होगा। तो H+ एक्सेप्ट करने के बाद ये किस टाइप का बन जाएगा, R N, और इसके साथ 3 यहाँ पे हाइड्रोजन एटम आ जाएंगे, और नाइट्रोजन के ऊपर आ गया प्लस चार्ज। ठीक है, अब ये अमीन अगर एक्वस मीडियम में हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, एक्वस मीडियम में क्या होगा, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, इस आयन को सराउंड करेगा। सराउंड कैसे करेगा, तो नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन है इसके साथ वाटर क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये कैसे करेगा, OH2, इस तरीके से। ऑक्सीजन एटम इसके हाइड्रोजन से कनेक्टेड होगा, उसी तरीके से ऑक्सीजन यहाँ पे कनेक्ट हो सकता है H बॉन्डिंग करके। तो इसी इफेक्ट को हम लोग यहाँ पे इसी तरीके से सॉल्वेशन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से ये वाटर मॉलिक्यूल्स इसके आयन को जो है सराउंड कर रहे हैं। तो आयन जितना छोटा साइज का होगा उतना ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल इसको सराउंड कर सकता है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स अप्रोच कर सकता है उतना इजिली। आयन का साइज जितना बड़ा होते जाएगा वाटर मॉलिक्यूल्स का अप्रोच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वाटर मॉलिक्यूल का अप्रोच कम होगा तो सॉल्वेशन कम होगा। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि 1 डिग्री अमाइन का जो सॉल्वेशन है प्राइमरी अमाइन का, इसमें बोल सकते हैं हम लोग कि मोर सॉल्वेशन है, क्योंकि इसका साइज सबसे छोटा होता है। तो जैसे जैसे साइज बढ़ते जाएगा, अमाइन का साइज जैसे जैसे इंक्रीज होते जाएगा, सॉल्वेशन इफेक्ट कम होते जाएगा। और सॉल्वेशन इफेक्ट अगर कम होगा तो उस आयन का स्टेबिलिटी कम होगा, और आयन का स्टेबिलिटी अगर कम होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि सॉल्वेशन इफेक्ट जो है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ होता है। जितना ज्यादा सॉल्वेशन, उस आयन का स्टेबिलिटी उतना बढ़ेगा, और स्टेबिलिटी अगर बढ़ रहा है तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, उतना इंक्रीज करेगा। तो प्राइमरी अमीन में सॉल्वेशन ज्यादा होता है, इसलिए इसका बेसिक स्ट्रेंथ, सिर्फ सॉल्वेशन इफेक्ट के बेसिस पे अगर हम लोग बात करें तो सॉल्वेशन इफेक्ट के बेसिस पे हम लोग ऑर्डर देख रहे हैं, प्राइमरी का सबसे ज्यादा है, फिर सेकेंडरी, और सबसे लेस्ट टर्शियरी का है। क्योंकि प्राइमरी अमाइन को सॉल्वेट करना जो है, वाटर मॉलिक्यूल्स से सराउंड होना, वो आसान होता है एज कंपेयर टू टर्शियरी। ठीक है, तो इसलिए ये ऑर्डर होता है, ये सॉल्वेशन इफेक्ट है। समझ आया तुम लोगों को ये चीज? तो एक्वस मीडियम में जब भी बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर होता है तो तीन तीन फैक्टर्स को हमको ध्यान में रखना होता है। एक सॉल्वेशन इफेक्ट, स्टेरिक फैक्टर, और तीसरा होता है इंडक्टिव इफेक्ट वाला फैक्टर, प्लस आई इफेक्ट जो लगाते हैं, जिसको इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसको लिख रहे हो तुम लोग? हेलो सोएब? यस सर, लिख रहे हैं। चलो, तो इसमें किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। किसी को इससे रिलेटेड अगर पूछना है कुछ तो पूछ लो पहले। कुछ पूछना है इससे रिलेटेड किसी को? रुचिका? सर जो क्वेश्चन आता है उसमें कंपैरिजन एक्वस के लिए ही पूछता है।
हेलो हेलो। यस सर। हाँ, क्या बोल रही थी? सर जो क्वेश्चन आता है उसमें कंपैरिजन क्या एक्वस के लिए ही पूछता है? नहीं नहीं, एक्वस के लिए नहीं पूछा जाएगा। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो वो तुमको नॉन एक्वस फेज में देखना है, गैसियस फेज में। ठीक है, एक्वस के लिए अगर पूछेगा तो वो तुमको स्पेसिफाई करेगा। समझ रहे हो ना? क्वेश्चंस जो रहता है वो एक्वस मीडियम में नहीं रहता है। क्वेश्चंस गैसियस फेज वाला ही पूछा जाता है। अगर एक्वस के लिए पूछा जाएगा तो वो स्पेसिफाई करेगा, और एक्वस के लिए सिर्फ अल्काइल अमीन का ही पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो अमीन्स के केस में जो अल्काइल अमीन्स इस टाइप का होता है उसी के लिए एक्वस मीडियम में पूछा जाता है। इसलिए ये दो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है बेसिकली, जब अल्काइल ग्रुप CH3 होगा और C2H5 होगा, बस ये दोनों को ध्यान रखना है तुम लोगों को। बाकी अदर केसेस में एक्वस के लिए नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे इसमें बताना तो तुम लोग तीन टाइप के कंपाउंड्स यहाँ पे दे रहे हैं। एक RNH2 है, इसको अमाइंस बोलते हैं हम लोग। फिर ये है RCH डबल बॉन्ड N, और ये R, इसको बोला जाता है इमाइन, इस टाइप का कंपाउंड। और एक और कंपाउंड होता है नाइट्राइल, RCN, RC ट्रिपल बॉन्ड N। अब तीनों जगह पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है। इन तीनों का बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है तुम लोगों को। कौन सा कंपाउंड मोर बेसिक होगा, कौन सा कंपाउंड लेस बेसिक है, तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होना चाहिए? कंपैरिजन बताओ तो। ये ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चंस कर चुके हैं हम लोग। यहाँ पे देखो, RNH2 जो है, यहाँ पे नाइट्रोजन जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है बता सकते हो तुम लोग? RNH2 में जो नाइट्रोजन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। sp3। CH डबल बॉन्ड N जो है, इसमें नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कोई बता सकते हो? इसमें नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। sp2। RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसमें नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp। तब यहाँ पे देखो, सेम एटम के लिए कंसिडर कर रहे हैं, और हाइब्रिडाइजेशन अगर डिफरेंट होगा तो ऑर्डर क्या बताए थे तुम लोगों को कि अगर सेम एटम के लिए हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे नाइट्रोजन के लिए ही बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर रहे हैं, और हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है तो परसेंटेज S के बेसिस पे हम लोग कंपेयर करते हैं। तो परसेंटेज S सबसे मैक्सिमम कहाँ पे है? परसेंटेज S कैरेक्टर, सबसे मैक्सिमम परसेंटेज S कैरेक्टर यहाँ पे होगा sp वाले में। परसेंटेज मैक्सिमम है, यहाँ पे परसेंटेज S मिनिमम है। तो परसेंटेज S अगर मिनिमम है तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? सबसे कम होगा, और परसेंटेज S जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा। तो बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होना चाहिए बताओ? sp3 वाले का या sp वाले का? बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होना चाहिए? sp3 वाले नाइट्रोजन का या sp का? sp3। sp3, क्योंकि जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो उतना इजिली अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको लोन पेयर डोनेट करने का टेंडेंसी उसका उतना कम होगा। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि sp3 वाला सबसे मैक्सिमम बेसिक स्ट्रेंथ होगा, फिर sp2, और सबसे लिस्ट हो जाएगा sp वाले का। समझ आया बात? हेलो, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग लास्ट क्लास में भी किए थे। चलो एक और क्वेश्चन दे रहे हैं। अगर हमको सिर्फ पूछा गया है इन नॉन पोलर और गैसियस फेज, ठीक है, ये कंपैरिजन हमको पूछा गया नॉन पोलर या गैसियस फेज में। तो नॉन पोलर या गैसियस फेज में चार कंपाउंड्स हमको दिए गए हैं। एक टर्शियरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, प्राइमरी अमीन, और NH3। इन सब का बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है तुमको, नॉन पोलर और गैसियस फेज। तो नॉन पोलर और गैसियस फेज अगर लिखा हुआ है मेरे को,
तो यहाँ पे सॉल्वेशन इफेक्ट कंसिडर करेंगे क्या हम लोग? सॉल्वेशन इफेक्ट या स्टेरिक फैक्टर ये कंसिडर करने वाले हैं हम लोग? बोलो। नो सर। नो सर। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या देखेंगे? गैसियस फेज में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देखो, सबसे पहले तो हाइब्रिडाइजेशन देखोगे। तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे सभी नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बता सकते हो? हर एक केस में टर्शियरी अमीन हो या प्राइमरी अमीन हो, सेकेंडरी अमीन हो या NH3 हो, सारे केस में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा? sp3 ही रहेगा। सारे केस में तो sp3 ही रहेगा यस ना। सर। ठीक है, तो अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम रहता है तो फिर हम लोग क्या लगाते हैं? इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर लगाते हैं। तो सबसे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में यहाँ पे देखोगे अमीन के साथ टर्शियरी, प्राइमरी, सेकेंडरी जो है इसके साथ अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड है। तो अल्काइल ग्रुप कौन सा इफेक्ट देगा? इंडक्टिव इफेक्ट देखे, इंडक्टिव इफेक्ट ही कंसिडर करेंगे ना उसका। तो मैक्सिमम इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ पे ऑब्जर्व होगा? मतलब जितना ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा, प्लस आई लग रहा होगा यहाँ पे, तो प्लस आई जितना ज्यादा होगा नाइट्रोजन के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना हाई। तो सबसे मैक्सिमम इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ पे ऑपरेट करेगा बताओ? कहाँ पे ऑपरेट कर रहा होगा मैक्सिमम इंडक्टिव इफेक्ट? 3 डिग्री में। 3 डिग्री में। तो यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो गया? 3, सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और सबसे लिस्ट हो गया NH3। और ये ऑर्डर हमेशा के लिए वैलिड है, ऑलवेज। कब? नॉन पोलर या एक्वस फेज में। यही चीज हम लोग जब सॉरी नॉन पोलर या गैसियस फेज में ये ऑर्डर वैलिड है। यही चीज अगर एक्वस फेज में हम लोग करते हैं तो एक्वस फेज में ऑर्डर जो हो जाता है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि वहां पे सॉल्वेशन इफेक्ट और स्टेरिक फैक्टर ये वो सब भी देखना पड़ता है। बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या देखेंगे? इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे हम लोग कंसिडर ये कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर कंसिडर कर रहे हैं सिर्फ हम लोग। समझ रहे हो ना बात? यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब गैसियस फेज में है तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर को ही कंसिडर करेंगे हम लोग। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? यहाँ तक कोई दिक्कत है? बताओ। अभिषेक? चलो, तो अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, इसमें बताना तुम लोग 3 कंपाउंड्स हैं, इनका बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। पीएच, CH2, NH2। ठीक है, कंपाउंड ए है ये। सेकंड कंपाउंड है साइक्लोहेक्साइल है, इसके साथ CH2 और NH2। ये दूसरा कंपाउंड है बी। और सी है यहाँ पे इस टाइप का कंपाउंड, यहाँ पे बेंजीन रिंग ले लिए हम लोग, यहाँ पे CH2 NH2। ठीक है, और इस पोजीशन पे यहाँ पे NO2 ग्रुप अटैच्ड है। ये कंपाउंड सी हो गया हमारा। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ? ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ। बोलो बोलो जल्दी ऑर्डर बताओ। हिमांशु? सर BAC। BAC। BAC, रीजन बताओ। सर सबका
हाइब्रिडाइजेशन सेम में तो सर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देखेंगे। तो फर्स्ट वाले में सर फेनाइल ग्रुप है तो सर रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस और होगा सेकंड NH2 के साथ। कहाँ से रेजोनेंस होगा? रेजोनेंस होगा। सर माइनस आई इफेक्ट लगाएगा फेनाइल। माइनस आई बोलो ना, रेजोनेंस कहाँ से हो रहा है? रेजोनेटिंग कंडीशन दिख रहा है क्या तुमको? बीच में CH2 है, डायरेक्टली वो फिनाइल से NH2 नहीं अटैच्ड है। क्या समझ रहे हो ना बात? यस सर। तो रेजोनेंस हो पाएगा क्या वहां पे? तो यहाँ पे pH जो है ये कौन सा फैक्टर लगाएगा? माइनस आई। यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे सर बी वाले में सर प्लस आई लगेगा B वाले में प्लस आई लगेगा, ठीक है। और और C सी वाले में? माइनस आई। C वाले में ये पूरा ग्रुप NO2 ग्रुप भी अटैच्ड है इसके साथ, तो ये पूरा ग्रुप कौन सा इफेक्ट लगाएगा यहाँ पे? माइनस आई। यहाँ पे प्लस आई ऑपरेट कर रहा होगा। तो बताओ किसका प्लस आई मतलब ऑपरेट कर रहा है? तो नाइट्रोजन के अराउंड वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो सबसे मैक्सिमम B होना चाहिए। अब A और C में किसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन ज्यादा रिमूव करेगा? ऑब्वियसली C ज्यादा रिमूव करेगा ना, क्योंकि C में फिनाइल के साथ साथ एक और NO2 ग्रुप अटैच्ड है जो कि माइनस आई इफेक्ट शो कर सकता है। समझ रहे हो बात? यस और नो? ये वाले का जो माइनस आई इफेक्ट होगा वो फिनाइल के कंपैरिजन में तो और ज्यादा स्ट्रांग होगा ना। यहाँ पे सिर्फ पीएच है ए में, सी में पीएच के साथ NO2 ग्रुप भी अटैच्ड है। माइनस आई किसका ज्यादा पावरफुल होगा, ए का या सी का? बताओ। सी का। सी सी का। तो सी का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो गया, फिर ए हो गया, तो ऑर्डर ये हो गया BAC। ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखना, इसको हम लोग इस तरीके से बोलते हैं कि एरोमेटिक अमीन्स जो होता है ना, एरोमेटिक अमीन्स आर वीकर बेसिस देन NH3। एरोमेटिक अमीन समझ रहे हो? नाइट्रोजन के NH2 ग्रुप के साथ जो है एक एरोमेटिक रिंग जैसे बेंजीन अटैच्ड है, तो उसको हम लोग एरोमेटिक अमीन्स बोलते हैं। तो एरोमेटिक अमीन्स का जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा वो नॉर्मल NH3 से, अमोनिया से जो होगा वो वीकर होता है, ड्यू टू, क्यों हम लोग ऐसा बोलते हैं? ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ द एराइल ग्रुप। ठीक है। जो एराइल ग्रुप या फिर फिनाइल ग्रुप जो बोल सकते हैं हम लोग, उस एराइल या फिनाइल ग्रुप का जो है माइनस आई इफेक्ट लगेगा, और माइनस आई इफेक्ट लगने की वजह से एरोमेटिक अमीन्स जो होंगे वो अमोनिया के कंपैरिजन में लेस बेसिक होंगे। और इसी में एक चीज जुड़ जाता है एलिफेटिक अमीन्स के बारे में। एलिफेटिक समझते हो? एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। एलिफेटिक अमीन्स मतलब जो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है वो एलिफेटिक होता है ना? एलिफेटिक मतलब स्ट्रेट चेन वाला, हम लोग उस तरीके से बोलते हैं। याद है जब क्लासिफिकेशन बता रहे थे उसमें ये दो टर्म आया था, एरोमेटिक एंड एलिफेटिक। याद है या नहीं बताओ? यस सर। तो एलिफेटिक अमीन्स हम लोग बोल सकते हैं आर स्ट्रॉन्गर बेसिस देन NH3। ये क्यों? ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। समझ रहे हो बात? एलिफेटिक अमीन्स का प्लस आई इफेक्ट लगेगा, और एरोमेटिक अमीन्स के केस में देखोगे माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट कर रहा होगा एराइल ग्रुप का, या फिर बेंजीन, बेंजीन का जो ग्रुप है फिनाइल ग्रुप भी बोल सकते हैं उसको, तो उसकी वजह से माइनस आई इफेक्ट लगता है जो कि नाइट्रोजन के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा। तो इसलिए एरोमेटिक अमीन्स जो होंगे वीकर बेसिस होंगे अमोनिया के कंपैरिजन में, और एलिफेटिक अमीन्स जो होगा वो स्ट्रॉन्गर बेस्ड होगा अमोनिया के कंपैरिजन में ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। समझ गए बात ये चीज?
कोई दिक्कत यहाँ तक? हेलो, बोलो कोई भी जल्दी से। सर यहाँ तक एराइल 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 ग्रुप कौन सा ग्रुप है? एराइल ग्रुप जैसे बेंजीन के साथ ये NH2 है ना, ये एरोमेटिक अमीन हो गया, ठीक है। तब यहाँ पे ये क्या होगा, ये बेंजीन रिंग नाइट्रोजन का लोन पेयर इसके साथ चला जाएगा ना, डीलोकलाइज होगा। और साथ साथ एक और बोल सकते हैं कि ये जो फिनाइल ग्रुप है इसका कौन सा इफेक्ट लग रहा होगा, एक तरह से माइनस आई इफेक्ट लग रहा है कि नहीं इस पे, समझ रहे हो बात? तो इसको हम लोग एराइल ग्रुप बोलते हैं। ये जो बेंजीन रिंग है, या फिनाइल यहाँ पे बोल सकते हो या फिर एराइल बोल सकते हो। एरोमेटिक है ना बेसिकली, तो इसके लिए एराइल टर्म भी यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। यस। तो ये चीज है, क्लियर है यहाँ तक? नोट कर लियो, पूछो। ये दीक्षा यस सर। लिख रही हो? यस सर। चलो 1 मिनट रुको। अक्षत, अक्षत नहीं कर रहे क्लास। चलो देखो, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, बेसिक स्ट्रेंथ यहाँ पे कंपेयर करना है। कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ। तो बेसिक स्ट्रेंथ अगर तुमको यहाँ पे कुछ पहला क्वेश्चन दे रहे हैं इस तरीके से, NH3, दूसरा है NH2C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे कुछ CH3 ग्रुप है, ठीक है। और तीसरा है NHC डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और CH3। चलो ये कंपाउंड A है, ये B है और ये C है। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ तो, बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर जल्दी फटाफट बताना। ABC। ABC। और बताओ कोई, हिमांशु? सर ABC। ABC रीजन बताओ, जो जो आंसर बोल रहे हो। सर A का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा और BC का sp2, तो A ज्यादा हो जाएगा। और BC में सर BC रेजोनेंस होगा तो सर B में ज्यादा। सही बात है। ए में हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन का। सोएब तुम्हारा क्या है? यस सर, यही रीजन, यही आया। ठीक है, ए में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, बाकी सब में नाइट्रोजन का लोन पे रेजोनेंस में जा रहा है, तो वहां पे sp2 हो जाएगा। तो sp2 होगा, तो अब बी और सी में अगर हम लोग देखें, बी और सी दोनों में sp2 है। बी में रेजोनेंस कम होगा, सी में रेजोनेंस ज्यादा होगा। तो जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा नाइट्रोजन का लोन पेयर का डेंसिटी उतना कम होगा, तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए सबसे ज्यादा, फिर बी, और सबसे लिस्ट सी, ठीक है। चलो इसके बाद अगला दे रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेसिक स्ट्रेंथ यहाँ पे जैसे एक कंपाउंड हमको दिया गया है इस तरीके से, NH2, ठीक है, C C C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है, और यहाँ पे S कार्बन के साथ NH2। देखो अब यहाँ पे हमारे पास 4 एटम्स हैं। ये X ऑक्सीजन एटम के बारे में पूछा गया, ये X, ये Y ये वाला नाइट्रोजन, ये Z
और ये W। ठीक है, 4 एटम्स यहाँ है, इन चारों के बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है तुमको, या इन चारों के बेसिसिटी को कंपेयर करना है, बेसिसिटी किसका ज्यादा होगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। सर वाई एक्स जेड डब्ल्यू। YXZW, बाकी लोग बताओ। सर XYWZ। XYWZ, और कौन बताएगा? सूरज। सर YWZX। YWZX, ठीक है, देखते हैं, चलो। सबसे कम तो X का होगा, ये तो बात कंफर्म है, क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, मतलब बाकी तीन जो X जो है ऑक्सीजन एटम में बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर रहे हैं, और Y, Z और W जो है वो नाइट्रोजन एटम में है, तो इनके कंपैरिजन में ऑक्सीजन का बेसिक स्ट्रेंथ तो सबसे कम ही होगा। यस और नो, बोलो। सबसे लिस्ट तो X का होने वाला है, ये तो हमको पता है। अब देखो, सबसे लिस्ट X का। अब Y का जो नाइट्रोजन है, उसका जो लोन पेयर होगा वहां पे, वो कहीं रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है क्या? Y में नो सर। नाइट्रोजन जो है उसका लोन पेयर कहीं रेजोनेंस कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे बाकी अदर केसेस में देखो, नाइट्रोजन का लोन पेयर Z में और W में, ये दोनों में रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन Y वाला जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस नहीं हो रहा है, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं नो रेजोनेंस। तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ तो सबसे मैक्सिमम होना चाहिए या नहीं, क्योंकि वो तो वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे मैक्सिमम होगा, तो Y तो सबसे ग्रेटर हो गया। इसके बाद देखो, Z और W में कैसे कंपैरिजन कर रहे हो? Z और W में बताओ, रेजोनेंस के बेसिस पे ही हम लोग देखेंगे। डब्ल्यू में ज्यादा रेजोनेंस। W के केस में ज्यादा रेजोनेंस होगा, ठीक है, और Z में
मोर नंबर ऑफ रेजोनेंस कहाँ पे पॉसिबल होगा, जेड में या डब्ल्यू में, बताओ हिमांशु बताओ। ज्यादा रेजोनेंस जेड में ज्यादा होगा, कैसे? जेड में तो सिर्फ एक ही बार रेजोनेंस हो पाएगा। डब्ल्यू में होगा सर। डब्ल्यू से डब्ल्यू में मोर रेजोनेंस है ना, देखो बेंजीन रिंग पूरा नहीं है वो, ठीक है। तो मोर रेजोनेंस यहाँ डब्ल्यू के केस में होगा। तो जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा, लोन पेयर क्या होगा, उतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा। और लोन पेयर जितना डिस्ट्रीब्यूट करेगा, बेसिक स्ट्रेंथ क्या करेगा, कम या बढ़ेगा? जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा या इंक्रीज होगा? कम कम होगा। होगा। कम होगा। तो जेड और डब्ल्यू में जेड का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा, डब्ल्यू का बेसिक स्ट्रेंथ कम, क्योंकि डब्ल्यू के केस में रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है। समझ गए? तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, वाई जेड डब्ल्यू एक्स, ठीक है। कोई डाउट इसमें? जल्दी फटाफट देखो। सर सर हाँ जेड बोलो। और डब्ल्यू में हाइब्रिडाइजेशन से नहीं देख सकते? हाइब्रिडाइजेशन से, हाइब्रिडाइजेशन तो दोनों केस में sp2 ही रहेगा। कुछ अलग आ रहा है क्या? अच्छा हाँ, लोन नहीं पेयर सोचे थे इन्वॉल्व है। डब्ल्यू वाला को इन्वॉल्व करके। तो डब्ल्यू का लोन पेयर भी तो रेजोनेंस में जा रहा है ना वहां पे। तो लोन पेयर तो यस इन्वॉल्व सर। है ही उसमें रेजोनेंस में। तो दोनों का तो sp2 ही रहेगा ना, नहीं? यस और नो, समझ आया? हेलो। यस सर, यस सर। चलो इसके बाद, चलो एक और दे रहे हैं इस तरह का है, इसमें बताना। सर बोलो। सर ऐसा नहीं बोल सकते कि वहाँ पे O माइनस है, नेगेटिव चार्ज है, तो वो अपने तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करे। वो माइनस है तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, कैसे? इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी उसके पास है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो क्यों खींचेगा? यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ है, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी होता है ना, कितनी इजिली, कितना इजिली वो इलेक्ट्रॉन अपना दे सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है। ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के केस में जब भी हम लोग कंपैरिजन करेंगे, तो बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा? तो दोनों क्या है, पीरियड के एलिमेंट है, तो पीरियड के एलिमेंट में हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कंपैरिजन करते हैं ना। समझ आया? हेलो। यस सर। ठीक है, चलो इसी तरीके का एक और क्वेश्चन दे रहा है, इसमें बताना। कंपाउंड है ये इस तरीके से, C डबल बॉन्ड NH, यहाँ पे NH2, यहाँ पे NH2। अब हमारे पास तीन तीन नाइट्रोजन है, ये A, ये B और ये C। चलो इसमें बेसिसिटी का ऑर्डर बताना क्या होगा।
बताओ बताओ जल्दी, क्या कर रहे हो? हेलो, ऑर्डर बताओ। हिमांशु, सर ए और सी में नहीं आ रहा है कंपेरिजन। ऑर्डर क्या आ रहा है तुम लोग का, खुद बताओ पहले। सिर्फ बी का ज्यादा आ रहा है। बी ए का से ज्यादा आ रहा है, रीजन क्यों? रीजन बताओ। भाई बी फिर हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे। यस ठीक है, तो बी सबसे ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद ए और सी में, ए और सी का तो इक्वल हो जाएगा ना? यस और नो? इक्वल होगा या डिफरेंट हो जाएगा? दोनों में तो एक ही जैसा रेजोनेंस हो रहा है, कोई अलग चीज तो हो नहीं रहा है। दोनों में और किसी तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हो क्या? बताओ कोई भी, बोलो बोलो जल्दी। हेलो, ठीक है, ऑर्डर यही हो जाएगा इसका, बी ग्रेटर होगा, फिर ए और सी का बेसिसिटी जो है ये सेम। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? नो नो सर। सर। ठीक है, ए और सी में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं सकते हैं, तो यही तरीका हो गया, हम लोग का यहाँ पे सेम हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो इसमें ऑलमोस्ट हम लोग सारे केसेस कवर कर ही लिए हैं बेसिक स्ट्रेंथ का। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन चलो और दे रहे हैं, उसमें बताना। बेंजीन रिंग के साथ ये है C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ N, और इसके साथ दो अल्काइल ग्रुप CH3 CH3, और दूसरा कंपाउंड है बेंजीन रिंग के साथ N। ठीक है, इसके साथ C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे CH2 CH3। ठीक है, चलो इन दोनों में बताना तो बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा। कौन सा कंपाउंड का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, फर्स्ट का या सेकंड का? बोलो बोलो जल्दी, टाइम मत लगाओ इसमें, इस टाइप के केसेस हम लोग कर रखे हैं। सोएब बताओ जल्दी से, ए या बी? सर ए का ज्यादा। ए का ज्यादा, रीजन? सर क्योंकि सर ए में सर नाइट्रोजन एक ही के साथ रेजोनेंस करें, बी में हाँ, ए दोनों के एक के साथ रेजोनेंस हो रहा है नाइट्रोजन, अब प्लस यहाँ पे ए में क्या है, अल्काइल ग्रुप का, दोनों अल्काइल ग्रुप का यहाँ से प्लस आई भी तो जा रहा है। समझ रहे हो बात? ओवरऑल उस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है ना यहाँ पे, और यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है ये क्या है, इसके साथ रेजोनेंस में तो जा रहा है,
बट एट द सेम टाइम यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है और ऊपर से ये फिनाइल ग्रुप है, तो फिनाइल ग्रुप यहाँ पे एक तरह से हम लोग क्या बोल सकते हैं, माइनस आई भी ऑपरेट कर रहा है और ये नाइट्रोजन का लोन पेयर दो दो जगह पे रेजोनेंस में शेयर हो रहा है। समझ रहे हो बात? हेलो। यस सर। तो यहाँ पे ऑब्वियसली कंपाउंड ए का जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा वो कंपाउंड बी से ज्यादा होगा। तो ऑलमोस्ट सारे केसेस हम लोग इसमें कवर कर ही लिए हैं। ठीक है, एक क्लास इसमें और चाहिए, इसमें फिजिबिलिटी बताएंगे। ठीक है, मुश्किल से 2 क्लास और लगेगा। उसके बाद कार्बोकैटायंस का स्टेबिलिटी एक में बताना है। ठीक है, तो इस वीक तुम लोग क्वेश्चंस कर रहे हो बुकलेट से? हेलो, बुकलेट से बना रहे हो क्वेश्चंस? यस सर। बनता है अब क्वेश्चंस या नहीं? जीओसी का एप्लीकेशन अप्लाई कर पा रहे हो तुम लोग? जितना भी सारा कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हो या एप्लीकेशन वाला पार्ट भी जितना पढ़ रखे हो, क्वेश्चंस उससे बन रहे हैं या नहीं, ये बताओ। रेस्पॉन्ड करो। यस यस सर। सर। बन रहा है सारा क्वेश्चन? डाउट आया है बुकलेट में? किसी में डाउट है तुम लोगों को? बुकलेट में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। इसका डीपीपी जा रहा है या नहीं तुम लोगों का? जीओसी वाला डीपीपी गया है अभी? यस सर। तो मतलब रिलेटेड टॉपिक का ही है ना, या कुछ अलग जा रहा है? रिलेटेड ही एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ का मिला है कुछ भी डीपीपी? यस सर। ठीक है, तो उसको ट्राई कर लेना। इस वीक वाला जो होगा डिस्कशन क्लास, उसमें हम लोग सारा कवर कर लेंगे। और बुकलेट का भी जो जो बना रहे हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे हो तुम लोग इसके? जीओसी का जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है प्रीवियस ईयर का, बनाया हो कुछ प्रीवियस ईयर में? नो सर। प्रीवियस ईयर का एक बार क्वेश्चंस देखो तुम लोग। जीओसी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट, मतलब बहुत सारे। इन तुमको उसमें कलेक्शन मिल जाएगा। एग्जाम में तो एक या दो ही रहेगा डायरेक्ट। ठीक है, तो उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने, बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने, तो इस टाइप के क्वेश्चंस, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चंस, या स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हीट ऑफ कंबशन, तो प्रीवियस ईयर बनाओगे तो उसमें देखोगे इन सभी टॉपिक्स पे क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो एक बार प्रैक्टिस कर लेना प्रीवियस ईयर से भी, तो उससे आइडिया लग जाएगा ना कि कितने किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है। पहले जेई मेंस वाला ही करो, उसके बाद जेई एडवांस वाला करना। ठीक है, तो एक एक करके सारा करो। प्रीवियस ईयर भी देखते रहो साथ साथ ही, चैप्टर के साथ ही। एटलीस्ट उससे आइडिया लगेगा किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। बुकलेट से, बुकलेट में क्वेश्चंस है ना इनफ? इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिल रहा है बुकलेट में? तुम लोग ट्राई कर रहे हो तो? हिमांशु, यस सर, एसिड स्ट्रेंथ तक बना है। एसिडिक स्ट्रेंथ तक किए हो? ठीक है, तो बेसिक स्ट्रेंथ वाला ही अप्लाई कर लेना उसके बाद। मतलब उसमें अलग अलग ही सॉर्ट किया हुआ है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ का अलग है, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स का अलग है, उस तरीके से है ना? यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। जो भी डाउट होगा इस बार हम लोग सारा क्लियर कर लेंगे। और डीपीपी से भी अटेम्प्ट करो, जो भी डाउट होगा। इस वीक में तुम लोग का, चलो ये खत्म हो जाएगा तो फिर आयोनिक स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, आयोनिक इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर स्टार्ट करना है। मेन टॉपिक तुम लोग का वो बचा हुआ है अभी, तो उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। सर हाँ बोलो। सर बेंजोइक एसिड और एसिटिक एसिड में एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होता है? एसिटिक एसिड का ना? बेंजोइक एसिड और, एसिटिक एसिड में तो ये हम लोग कवर नहीं किए थे क्या? सर किए थे सर, लेकिन उसमें बेंजोइक एसिड का ज्यादा एसिडिक एसिड होता है। तो सर उसमें एसिटिक एसिड में भी तो सर इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रहा है ना, वो एक, फेनॉल के केस में जो देखे थे उस वाले में। हाँ, तब एक और चीज है ना, देखो यहाँ पे अभी जो तुम बोल रहे हो बेंजोइक एसिड और एसिटिक एसिड में, ठीक है, यही बोल रहे हो ना? यस सर। बेंजोइक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, ये कुछ इस टाइप का कॉन्जुगेट बेस बनेगा। और एसिटिक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, ये कुछ इस टाइप का कॉन्जुगेट, यही है दोनों का कॉन्जुगेट बेस।
अब खुद तुम लोग देखो किसका कॉन्जुगेट बेस मोर स्टेबल है। ये बेंजोइक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है। किसका कॉन्जुगेट बेस मोर स्टेबल है? जिसका कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा वो ज्यादा मोर एसिडिक होगा। बताओ खुद से। सर एसिटिक एसिड का नाम होगा, उसमें इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है तो। हाँ इक्विवेलेंट है। और यहाँ पे ये CH3 कौन सा इफेक्ट यहाँ से लगा रहा है? प्लस आई लगा रहा है। यस सर। तो वो क्या करेगा उसको? डिस्टेबलाइज। डिस्टेबलाइज करेगा या नहीं करेगा ये बताओ। यस सर। तो फिर और यहाँ पे अगर वो इफेक्ट कंसिडर करो तो यहाँ पे एक तरह से फिनाइल ग्रुप जो है ये कौन सा इफेक्ट लगा? रेजोनेंस तो इसके साथ जा ही रहा होगा। चलो एक तरह से रेजोनेंस अगर कंसिडर करें बेंजीन रिंग के साथ तो रेजोनेंस होगा इसका। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो फिनाइल यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, ये प्लस आई लगा रहा है। और इसका अगर फिनाइल ग्रुप का अगर हम लोग कंसिडर करेंगे सेम टाइम पे, ये फिनाइल ग्रुप कौन सा इफेक्ट लगाएगा? माइनस है। माइनस आई। तो उससे भी सोच सकते हो, ठीक है। या फिर ये इनफ है, यहाँ पे ये प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पे वैसा कोई इफेक्ट ऑपरेट कर रहा है क्या जो कि उसको उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है इस तरीके का? तो सर फेनॉल और एसिटिक एसिड में भी तो वो केस कर सकते हैं ना, तो उस केस में भी तो सिर्फ फेनॉल का तो ज्यादा होना चाहिए मतलब। एक तरह से यहाँ पे हम लोग वो चीज देखो, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट फेनॉल और किस में बोल रहे हो? एसिटिक एसिड में। फेनॉल और एसिटिक एसिड में। OH और CH3 COO माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे खुद देखो तुम लोग, यहाँ पे क्या है इन दोनों केस में, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है क्या है? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होने का। समझ रहे हो? यहाँ बेंजोइक एसिड के केस में और एसिटिक एसिड के केस में, दोनों केस में ये पॉसिबिलिटी है कि इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दोनों केस में बन सकता है। तो फिर हम लोग उसके अलावा यहाँ पे दूसरा फैक्टर देख रहे हैं। समझ रहे हो बात? यहाँ पे पॉसिबिलिटी है ना, ये बेंजोइक ये एसिड का हमारा आयन है और ये एसिटिक एसिड का आयन है। तो यहाँ पे दोनों केस में तो पॉसिबिलिटी है कि एक तरह का हमको इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिल सकता है। तो ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वहां पे दोनों में मिल रहा था, तब फिर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर पे गए। समझ रहे हो बात? यहाँ पे प्लस आई और यहाँ पे इसका माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस आई कंसिडर करोगे इसका, तभी तो इसमें इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात हम लोग कर पा रहे हैं। समझ रहे हो? यहाँ पे दोनों केस में ऐसा पॉसिबिलिटी है कि दोनों में इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, तो फिर हम लोग दूसरे फैक्टर पे गए। अब यहाँ पे वैसा केस है क्या फेनॉल और बेंजोइक एसिड में? यहाँ पे साफ साफ हमको दिख रहा है कि इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सिर्फ इसमें बन रहा है हमारे पास। समझ रहे हो बात? लेकिन जब यहाँ फेनॉल में करोगे तो फेनॉल में अगर तुम रेजोनेंस कर रहे हो तो रेजोनेंस करने से एक तो तुम्हारा नेगेटिव चार्ज जो आ रहा है यहाँ पे एक तरह से, रेजोनेंस करने से ओवरऑल तुम्हारे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जो फेनॉल में तुम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओगे तो ऑक्सीजन पे ओवरऑल पॉजिटिव आएगा या नहीं? रेजोनेंस हाइब्रिड अगर करोगे तो देख लो, फेनॉल का रेजोनेंस हाइब्रिड बना लो तुम लोग इस तरीके से, O माइनस, है ना? यस सर। या उस पे जैसे O माइनस का अगर रेजोनेंस करें हम लोग, O माइनस का सिंपली, ठीक है, फेनॉल से H प्लस निकल गया है, O माइनस का अगर रेजोनेंस करोगे तो O माइनस का रेजोनेंस करोगे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस टाइप का बन सकता है बताओ? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम लोग यहाँ पे बनाए, देखो इस तरीके से कंपेयर कर लो, चलो ये इस तरीके से, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज है, ये बॉन्ड किधर तोड़ोगे? इसी डायरेक्शन में टूटेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो, दूसरा स्ट्रक्चर इसका कुछ इस टाइप का बनेगा। तो उसी को रिपीट कर लेना फिर। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे है, और पॉजिटिव ये डबल बॉन्ड आ गया इस तरीके से। तो उसके बाद फर्दर रेजोनेंस करोगे तो रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ इस टाइप का बनेगा सारे पे, ये इस तरीके से। और पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो आएगा तुम्हारा ऑर्थो और टेरा पे, और ऑक्सीजन पे यहाँ पे देखोगे ये इस तरीके से है। तो
पार्शियल नेगेटिव है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाला केस कुछ इस टाइप का मिल रहा है क्या हमको, जैसा इसमें एसिटिक एसिड के केस में मिलेगा, इक्विवेलेंट आरएस मिल रहा है। और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन एटम पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। बट फिनॉल में वही चीज हम लोग कर रहे हैं। तो एक तो सारे स्ट्रक्चर्स, नो डाउट मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, बट यहाँ पे एक सारे स्ट्रक्चर्स इक्विवेलेंट नहीं है, और प्लस नेगेटिव चार्ज जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कार्बन पे भी जा रहा है। समझ रहे हो बात? अगर ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का पॉसिबिलिटी दोनों में रहता तो फिर हम लोग उसके बाद का सोचते कि उसके बाद कौन से इफेक्ट्स एक्सप्लेन करें, जो कि बेंजोइक एसिड और एसिटिक एसिड में मिल रहा था। बट इस केस में वैसा नहीं है, फेनॉल और एसिटिक एसिड के केस में ऐसा नहीं है। क्लियर हुआ अब? यस सर। ठीक है, तो ये इस तरीके से तुमको सोचना है फिर, ठीक है ना? तो इसलिए तुम लोग को ये चीज बताए भी थे, ये फॉर्मिक एसिड वाला केस बताए थे, फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड और एसिटिक एसिड में ये तीनों केस बताए थे या नहीं? किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा अभी भी बताओ? फॉर्मिक, फॉर्मिक। बेंजोइक और एसिटिक, किस फॉर्मिक केस का में ज्यादा होगा? फॉर्मिक का ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो हमको इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहा है, और साथ साथ यहाँ पे क्या है, कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है वहां पे जो कि प्लस आई डोनेट कर सके। समझ रहे हो बात? उसके Yes, साथ sir. हाइड्रोजन सिर्फ अटैच्ड है। तो ये फॉर्मिक का ज्यादा होगा, फिर बेंजोइक, और इसके बाद सबसे लिस्ट इन तीनों में एसिटिक का हो जाएगा। ठीक है, यस सर। चलो और कुछ, और किसी को कुछ पूछना है इससे रिलेटेड? बताओ। रुचिका? नो सर। सर। हिमांशु तुम्हारा और कुछ है? नो सर। चलो फिर तो आगे का टॉपिक हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ तो ऑलमोस्ट हो गया, देख लेंगे, फिर भी कुछ छोटा होगा तो उसमें से उसके केसेस हम लोग कल कर लेंगे। कल है क्लास तुम लोगों का? कल है ना? यस यस सर। सर। ठीक है, तो चलो फिर तो आगे हम लोग अगले क्लास में करते हैं। और किसी को कुछ पूछना है? दीक्षा? नो सर। नहीं? ठीक है फिर तो एंड कर रहे हैं, बाकी अगले क्लास में करते हैं हम लोग।